नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 9 की। इतिहास का अध्याय 9 जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए पढ़ते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, पिछले कुछ अध्यायों में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। हमने भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण यह हम देख चुके हैं। इसके साथ ही हमने जाना कि नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत कैसे हुई, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में इससे क्या बदलाव हुए वह भी हमने सब जाने, है ना। आपको याद होगा हमने बिरसा मुंडा के विषय में पढ़ा था। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव के बारे में भी हमने चर्चा करी। फिर हमने जाना कि महिलाओं की स्थिति से संबंधित कुछ वाद विवाद क्या थे। इसमें हमने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के विषय में भी पढ़ा था। जाति व्यवस्था को चुनौतियां क्या थी, इसके विषय में भी हमने जाना। इसके अलावा हमने सामाजिक धार्मिक सुधारों, 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी है। इस चित्र को देखिए। यह चित्र जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय का है, जब प्रदर्शनकारी जो थे वो आंसू गैस के गोले उन पर पुलिस छोड़ रही थी, है ना। आप देख सकते हैं यह जो धुआं उठता आपको दिख रहा है, यह भगदड़ का नतीजा है, आंसू गैस। दोस्तों, इन मुद्दों के विषय में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर क्या हमें ऐसा लगेगा कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो अलग अलग समूह और वर्ग असंतुष्ट क्यों थे? इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं इस अध्याय में। शीर्षक के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, जितने भी बदलाव जो अभी हमने देखे और पिछले अध्यायों में पढ़े, उन बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। और वह सवाल क्या है? यह देश क्या है और किसके लिए है? तो दोस्तों, इसका जवाब धीरे धीरे हमारे सामने आने लगा था उस समय। और वो किस रूप में आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। दोस्तों, ये देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो भारतवासी हैं। दोस्तों, इस जवाब के साथ हमें एक एहसास सामने आया और इस जवाब ने हमें इस एहसास से रूबरू करवाया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। ठीक है ना, यह तो हमने पिछले अध्यायों में जाना ही है। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि हमें यह जो उपनिवेशवाद था इसे खत्म करना होगा। और मुख्य रूप से हमें यह समझ में आया था कि अंग्रेज भारत जो है वो उसके संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और ये नियंत्रण को खत्म करना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ये सब कुछ भारतवासियों का, भारत का हो जाए। दोस्तों, यह चेतना, इसे चेतना शब्द ही दिया जाएगा क्योंकि यह जागरूकता है ना। तो यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लग गई थी। कब की बात की जा रही है? 1850 के बाद जितने भी राजनीतिक संगठन बने उनमें। दोस्तों, 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। कारण क्या होगा? 1857 की क्रांति का विफल हो जाना, है ना। दोस्तों, जब हम सन का जिक्र करते हैं ना, जैसे 1850, तो आप देखिए कि 1857 के ठीक पहले की बात है। और इस समय यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक संगठनों में क्या दिखाई देने लग गई थी? यह चेतना। कौन सी? कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो दोस्तों, यह 1850 के बाद राजनीतिक संगठन जितने बने उनका ही परिणाम था जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया था। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकीलों के हाथ में थी, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ जिक्र है, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा,
बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी तरह के कुछ प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को हमें गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सार्वजनिक शब्द है ना, इसका मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे सर्व और जनिक। तो सर्व का मतलब हो गया सभी और जनिक का मतलब हो गया लोगों का। तो सार्वजनिक मतलब सब लोगों का या सबके लिए। दोस्तों, इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनका काम था कि यह सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका भी लक्ष्य है, क्योंकि हम सब भारत में रहने वाले भारतवासी हैं, है ना। तो इससे रूबरू करवाना था, और उनके मुताबिक यह था कि उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो जाए। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का अर्थ यहां पर दिया हुआ है। संप्रभु का अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ठीक है ना दोस्तों, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के विषय में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें 1870 और 1880 के दशकों की, तो इस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासन था उसके प्रति ना असंतोष की भावना और ज़्यादा गहरी होती चली गई। ठीक है, और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। अब ये आर्म्स एक्ट क्या था दोस्तों? इस आर्म्स एक्ट के जरिए भारतीयों को उनके द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। और ये वही समय था जिस समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था। इसमें क्या किया गया कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, इसका ऐसा अर्थ था, आप ऐसे समझ लीजिए। और इस कानून में क्या प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। आप समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों, ये वही समय था। फिर 1883 की अगर हम बात करें तो इसमें सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इल्बर्ट बिल। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। क्या था ना कि इसमें ये एक विधेयक था और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, है ना, भारत के जो जज थे उस समय, वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। दोस्तों, जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया कि इसको वापस क्यों ले लिया गया। दोस्तों, इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। ठीक है ना, यानी वो हम पर राज करना चाहते थे और हम उनके साथ में जब न्याय की बात करें तो ये उन्हें मंजूर नहीं था, यानी पारदर्शिता के खिलाफ थे। दोस्तों, कुछ पढ़े लिखे भारतीय थे, है ना, और इन पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। लेकिन इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। अभी हमने पढ़ा था ये 1883 की बात थी, और 1885 में क्या हुआ, देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला ले लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे इसके, वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। दोस्तों, नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया। जब रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश अफसर का यहाँ पे जिक्र आता है जिनका नाम है A.O. ह्यूम। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में एक अहम भूमिका अदा करी, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रचारक से तात्पर्य क्या है दोस्तों? अभी हमने बनर्जी के बारे में पढ़ा कि प्रचारक थे। तो प्रचारक का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता।
इसके बाद में आप देखिए, ये जो चित्र है ये दादा भाई नौरोजी का चित्र है। ये स्रोत एक यहाँ पर जो हमें दिया गया है, हम इसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। ठीक है दोस्तों, जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने क्या लिखा? बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने शब्दशः आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया है। दोस्तों, नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम जो थे ना, उसकी बहुत तीखी आलोचना की गई थी। अब हम इस शीर्षक को ध्यान से पढ़ते हैं, उभरता हुआ राष्ट्र। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। मध्यमार्गी पार्टी का अर्थ होता है दोस्तों कि बीच का रास्ता अपनाने वाली, ठीक है ना। तो इस समय क्या हुआ कि कांग्रेस ने सरकार और जो शासन था उसमें भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई, है ना। और कांग्रेस ने एक आग्रह भी किया, वो क्या था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस दोस्तों ये चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। आगे इस पैराग्राफ में दोस्तों एक शब्द आएगा निरस्त, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि निरस्त से तात्पर्य क्या है। इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी कानून को समाप्त कर देना, किसी कानून की वैधता अधिकृत यानी ऑफिशियल रूप से समाप्त कर देना। दोस्तों, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, है ना। देखिए, सोचिए, शासन व्यवस्था में अगर अधिक से अधिक भारतीय होंगे तो एक मन को तसल्ली मिल जाएगी, है ना, उनको सुनेंगे लोग, है ना, समस्याओं को, और ऐसा रहेगा कि शासन व्यवस्था सरकार में भी हमारे लोग हैं, है ना। तो नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का ये एक हिस्सा थी, और क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंग्रेज आम तौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। अब ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनका मानना था कि क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लग जाएगी, है ना। मुख्य कारण समझ रहे हैं आप। और भारतीयों की मांग ये थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए। आर्म्स एक्ट, जिसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था, उसको निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता यानी आज़ादी दी जाए। दोस्तों, शुरुआती सालों में, शुरुआती वर्षों में, प्रारंभ में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका क्या कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, जो कि गलत भी नहीं था। दोस्तों, दिन पे दिन लगान बढ़ते जा रहे थे, है ना, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। बढ़ते लगान के कारण क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो विपन्न हो गए। संपन्न का यह विलोम शब्द है, विपन्न हो जाना, है ना, यानी जो कुछ भी है उससे भी हार जाना, उसे भी हार जाना, ठीक है ना। जमींदार विपन्न हो गए थे, काश्तकार विपन्न हो गए थे, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था, यानी खाद्य पदार्थों की कमी आ गई थी। दोस्तों, कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम कर दिया जाए, है ना, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाएं। दोस्तों, उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के विषय में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। अब इससे क्या पता चलता है दोस्तों, ये जो भी बात मैंने अभी आपसे बताई, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस जो थी वो केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और बिजनेसमैन यानी कि
उद्योगपतियों, जिन्हें अंग्रेजी में इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं, उनके हक में नहीं बोल रही थी। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, रूबरू करवाना चाहते थे। भाई वो बताना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन जो है उसका चरित्र अन्यायपूर्ण है, वो न्याय नहीं कर रहा, स्वार्थ से प्रेरित होकर काम कर रहा है। दोस्तों, तब मध्यमार्गी नेताओं ने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की, जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन जो ये मध्यमार्गी नेता थे दोस्तों, इनको ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए लिहाजा दोस्तों, कांग्रेस का यह मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाए। ठीक है, अब आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं स्रोत 2 की ओर। ठीक है ना, सोने की चाह में। दोस्तों, डिनशा वॉचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था। क्या लिखा था? शब्दशः पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, आप इस प्रश्न से, यह जो संबोधन है, इससे बहुत कुछ समझ रहे होंगे, है ना। वो बता रहे हैं कि जो फिरोज शाह है वो तो भैया अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं, तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी लोग अगर सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। किसने लिखा था? ये डिनशा वॉचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को लिखा था। ठीक है ना। अब इस शीर्षक को समझिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, समय था 1890 का। इसके दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लग गए थे। ठीक है ना, यानी अब उससे वो नहीं रखते थे, उनको विश्वास शायद कम होने लग गया था कांग्रेस पर, है ना। और बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। दोस्तों, ये तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बिपिन चंद्र पाल का, बाल गंगाधर तिलक का और लाला लाजपत राय का, है ना। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका ये कहना था कि जैसे अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों, तो जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो उनका उस पर मत ये था कि साल में एक बार इकट्ठा होकर मेंढकों की तरह टर्राने से कुछ नहीं होता। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इसीलिए इसी संदर्भ में यहाँ पर यह बताया गया है कि उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की क्या करी? आलोचना और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। दोस्तों, उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, है ना, और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा भी दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस चित्र को देखिए दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। 1905 की बात करेंगे। इसमें वायसराय करजन ने बंगाल का दोस्तों विभाजन कर दिया। उस वक्त दोस्तों बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का दोस्तों यह कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन दोस्तों, इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या होना चाहिए था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है दोस्तों, इसका जो संबंध था, जो ताल्लुक था, वो अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही तो था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूर्वी बंगाल, इसको अलग करने के पीछे अंग्रेजों का एक मुख्य उद्देश्य भी था। अब वो क्या रहा है कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए, अंकुश लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे ये लोग, है ना। दोस्तों, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई थी। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध भी किया।
मैं आपको बता दूं कि विशाल जनसभाओं का आयोजन उस समय किया गया और कई सारे जुलूस भी निकाले गए। और यह सब क्यों किया गया? ताकि जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते वे ढूंढ सके। दोस्तों, इससे जो संघर्ष उपजा, जो संघर्ष सामने आया, उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर हम शीर्षक के करीब पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, लेकिन अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी थी। एक उदाहरण भी देखेंगे। ये चित्र को देखिए, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकालने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। एक प्रसंग इसमें आता है कि दो भाई सुबह उठे, चाय पीने के लिए अखबार देख रहे थे और अखबार पढ़ करके उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? ये चापेकर बंधुओं की कहानी है, आप फ्री समय में नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो यही अखबार था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा हुआ, है ना। तो उससे समझ में आता है कि ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक ये अखबार बन गया था, केसरी, ठीक है ना। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लग गए थे, है ना। तो दोस्तों, आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, है ना। ये जो चित्र है, ये लाला लाजपत राय का चित्र है। ये पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे और वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे और आर्य समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। मैं आपको बता दूं कि स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों, वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो थे ना, वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे इसका तात्पर्य क्या है। फिर समय आया 20वीं शताब्दी का, यानी 1900 से शुरुआत होती है और इसके शुरुआत के ही दशकों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घट गई। जैसे 1906 की बात करें तो उसमें मुसलमान जमींदारों और नवाब के एक समूह ने ढाका में क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1906 की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया। दोस्तों, लीग की क्या मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। फिर 1909 का समय आया, इसमें सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था, क्योंकि सीटें आरक्षित हो गई थी। दोस्तों, इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया था, ठीक है ना। ऊपर हमने क्रांतिकारी हिंसा का जिक्र किया था। इसका मतलब होता है समाज में बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। परिषद का भी जिक्र किया अभी हमने हाल ही में। तो इसका तात्पर्य होता है प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1907 में कांग्रेस टूट गई थी और मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का यह मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। दोस्तों, संगठन टूट गया और टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि मैं आपको बताऊं कि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 का समय है जब दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। लेकिन अगले इस साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हो गए और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला ले लिया। इसके बाद में जो शीर्षक महत्वपूर्ण हमें पढ़ना है वो है जन राष्ट्रवाद का उदय। समय आता है दोस्तों 1919 का, है ना। ये सन को आप याद रखेंगे। क्यों याद रखना है ये मैं बताता हूं आपको। 1919 के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गए, तब्दील हो गए। दोस्तों, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं और आदिवासी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ते चले गए और कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया था। मैं आपको बता दूं कि 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लग गए थे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हुआ था जब पहला विश्व युद्ध, तो उसने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल डाला था, ठीक है ना। इस युद्ध के परिणाम ही थे जिसने ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा खर्च में, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया था। और इस खर्चे को निकालने के लिए क्या किया, सरकार ने कुछ
प्राइवेट इनकम और यानी निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया है ना। और सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आ गया, बहुत महंगी हो गई और आम लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे मुश्किल हो गई। दोस्तों, दूसरी और व्यावसायिक समूह युद्ध में से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि हमने अध्याय 7 में देखा है ना। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जो थी, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां, इनकी भी मांग बढ़ा दी गई और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी, ठीक है ना। दोस्तों, इस तरह से युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। मैं आपको बता दूं कि युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया, विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लग गया, है ना। और दोस्तों, ये वही समय था जब बहुत सारे सिपाही क्या हुए कि उनको दूसरे देशों में भेज दिया गया। किस चीज़ के लिए? युद्ध के मोर्चों के लिए। और इनमें क्या हुआ कि जो अधिकतम सिपाही थे ना, वो युद्ध के बाद एक समझदारी लेकर लौट गए। वो क्या थी कि साम्राज्यवादी जितनी भी शक्तियां हैं ना, एशिया, अफ्रीका, यहाँ के जो लोग थे ना दोस्तों, वो किस तरह से उसका शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, इसके परिणाम से लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का ये लोग विरोध करने लग गए, जो गए थे वहां पर, है ना। और 1917 में हुआ कि रूस क्रांति हो गई और इस घटना के चलते किसानों मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लग गए थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी, ठीक है ना। इस चित्र को देखिए दोस्तों, ठीक है ना। ये चित्र जो है, ये नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 में दोस्तों अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था, ठीक है ना। और क्या हम इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? हमसे यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों, पिछली कतार से ठीक बीच में कोट और टाई पहने हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, जिसमें हिंसा नहीं होती, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल गया था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दोस्तों दौरा किया, ठीक है। और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास जो थे ना, वो चंपारण, यहाँ पे नील की खेती होती थी, उसका विरोध, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में हमारे सामने आए हैं। दोस्तों, इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब हम 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट सत्याग्रह की। ये 1919 में था। दोस्तों, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ये जो कानून था ना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, उन पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। आप समझ रहे हैं दोस्तों। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का ये मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार है ही नहीं। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया उस समय कि दोस्तों, इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। दोस्तों, फिर क्या था? हड़तालें की जाएं, ऐसा कह दिया। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। आप इस चित्र को देखिए, परिसर है ये वो जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है ना। दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का भी आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं
कि सरकार ने इन आंदोलनों को दोस्तों कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। दोस्तों 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन है, उस दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की जो उपाधि उन्हें मिली थी वो वापस लौटा दी। ये उपाधि क्या थी दोस्तों? नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली एक उपाधि थी। ठीक है ना दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, जितने भी हिंदू थे, मुसलमान थे, अन्य धर्म के लोग थे, उन्हीं का देश है। दोस्तों उनकी गहरी आकांक्षा क्या थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे का साथ दें। ठीक है ना। आगे है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इससे पहले हम स्रोत 3 को पढ़ेंगे। दोस्तों पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या मतलब था दोस्तों? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था कि प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के विषय में। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ कि खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था, है ना। 1920 में अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। दोस्तों खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से यह आग्रह किया कि वह जब पंजाब में हुए अत्याचारों, जैसे जलियांवाला हत्याकांड हो, है ना, खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार, इसके विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। दोस्तों समय था 1921 से 22 के बीच का। इस समय यह हुआ कि असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा गति मिली और हजारों विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया, सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। दोस्तों मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। लेकिन दोस्तों यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह के मुहाने पर ये सभी हिस्से देश के खड़े थे। ठीक है ना। इसके बाद में शीर्षक है क्या, लोगों की पहल कदमी। ठीक है, एक शब्द इस पैराग्राफ में आएगा वो है घेरेबंदी। इसका मतलब होता है लोगों को किसी इमारत, है ना, या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। समझते हैं इसको भी। दोस्तों कई जगहों पर क्या हुआ ना कि लोगों ने क्या किया, अहिंसक विरोध किया। किसका? ब्रिटिश शासन का। और कई स्थानों पर यह हुआ कि गांधी जी के आह्वान पर जो विभिन्न वर्ग थे अलग अलग, उन्होंने अपने अनुसार अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे, मिलते नहीं थे। और सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ा दिया। ऐसे कुछ उदाहरणों पर हम भी विचार करते हैं, देखते हैं। दोस्तों खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। दोस्तों तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, यानी लोगों को घुसने से रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ ये कि जो आदिवासी और गरीब किसान थे, उन्होंने मतलब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए, है ना। और इन सत्याग्रहों में ये हुआ कि कई बार चाराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में वे छोड़ देते थे। और दोस्तों इनका जो विरोध था ना वो इसलिए था क्योंकि जो सरकार थी, कौन सी, औपनिवेशिक सरकार, इसने ना वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था। और दोस्तों उन्हें पूरा यकीन था कि गांधी जी उन लोगों पर जो
कर लगे हुए हैं उसको कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। दोस्तों बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। अब आगे जिक्र आएगा महंतों का, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ होता है सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, इसमें मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। दोस्तों बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। और दोस्तों यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। मैं आपको बता दूं कि असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। दोस्तों उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लग गया था। आप समझ सकते हैं कि उस समय गांधी जी को किस तरह माना जाता था, है ना। और महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि थी। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी जो हैं वो उनको अक्सर एक दैवीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में वह अन्य राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चित्र को आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें ये शीर्षक जानना है जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम यह देख सकते हैं दोस्तों कि कई जगह के जो लोग हैं वो गांधी जी को एक तरह का मसीहा मान रहे थे और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से क्या कर सकता है, छुटकारा दिला सकता है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के भी समर्थक थे। लेकिन किसानों को क्या लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, है ना, मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को ये यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दे दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। दोस्तों कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ये स्रोत 4 है ना। इसमें बताया गया वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश है ये, जो इस प्रकार से है। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं सारी घटनाओं को, है ना। इसके बाद में समय आता है 1922 से 1929 का। यहाँ पर जो घटनाएं हुई अब हम उनकी बात करेंगे। ये चित्र जो आप देख रहे हैं चित्तरंजन दास का चित्र है, ठीक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें चित्तरंजन दास जो हैं वो एक मुख्य नेता थे और पूर्वी बंगाल में वकील भी थे। असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। दोस्तों महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे, खिलाफ थे और इसी कारण से ये हुआ कि फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने क्या किया, चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर दोस्तों गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे वे ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लग गए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलीलें थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। दोस्तों 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक
के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है, ठीक है ना, जिनकी अभी हमने बात करी है। अपने अध्यापकों की सहायता से यहाँ पे हमसे कहा गया है कि हम इनके विचारों का पता लगाएं। दोस्तों उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे, ठीक है ना। इस दशक के आखिर में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है ना। 1930 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 1947 की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। इस चित्र को देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारियों का यह चित्र है, ठीक है ना, साइमन गो बैक। दोस्तों बात 1927 की है, जब इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग को भारत भेजा। इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि जिसको तय करना है, क्या तय करना है, भारत के राजनीतिक भविष्य को, उसमें एक भी भारतीय है ही नहीं। दोस्तों सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला कर लिया और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। दोस्तों इस चित्र को देखिए, भगत सिंह का यह चित्र है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, है ना, औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। दोस्तों इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी और ये वही लाठीचार्ज था दोस्तों, इसके कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। दोस्तों क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना भी है। दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। दोस्तों इसके बाद जिक्र आता है दांडी मार्च का, ठीक है ना। इस चित्र को देखिए, यह जो है महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930। दोस्तों पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला तो था नहीं, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि वह नमक कानून तोड़ेंगे, है ना, उसके लिए यात्रा निकालेंगे। फिर क्या था, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार तो था ही। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का यह कहना भी था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। दोस्तों नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। दोस्तों गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और उन्होंने वहां उन तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सार्वजनिक रूप से इसका उल्लंघन किया। ये चित्र में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबा बाई। दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लग गई थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों, शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। दोस्तों कर्नाटक की अंबाबाई, इनका विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई और उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरेबंदी की। दोस्तों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दे दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण दे देती
बुनाई, कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। दोस्तों, अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह को ही ले लीजिए। इसके समय शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931। आप ये चित्र देख सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे, और इन चुनावों का ही परिणाम था कि जब वो आएंगे तो उनमें से 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। दोस्तों, प्रांतीय स्तर पर 2 वर्ष के कांग्रेसी शासन के पश्चात सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार हो गए थे। दोस्तों, इसके बदले में वे ये चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। दोस्तों, कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये स्रोत पढ़िए, स्रोत 5, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। दोस्तों, 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मार दिए गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे, उसकी सुबह नहीं देख पाएंगे। हमने भी प्रांतीय स्वायत्तता का जिक्र किया था। इसका अर्थ होता है दोस्तों, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता दिलाना। दोस्तों, बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, तथा कई बार लंबे समय तक वो जेल में रहे। किसकी बात कर रहे हैं हम? बाजी मोहम्मद। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए इस चित्र को देखिए, इस वाले चित्र को। ठीक है ना। यह चित्र भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए और 1000 से ज्यादा मारे गए। असंख्य लोग इसमें घायल हो गए। अब भारत छोड़ो और उसके बाद की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है ना। उससे पहले आप इस चित्र को देखिए। यह है सुभाष चंद्र बोस, समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का वो बहुत सम्मान करते थे। दोस्तों, बात जनवरी 1941 की है, जब उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए वो चले गए सिंगापुर। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कर दिया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हो पाया और दोस्तों INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। दोस्तों, भारत छोड़ो की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण दोस्तों शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को दे दी थी चेतावनी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। दोस्तों, गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। दोस्तों, गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता चला गया।
किसान हो, युवा हो, इस आंदोलन में बड़ी संख्या में सभी शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर दोस्तों हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में तो लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक पहुंचते पहुंचते 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। दोस्तों बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर दोस्तों 1940 में हुआ ये कि मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। दोस्तों अब ये मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लग गई थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा है। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे, और इन चुनावों ने दोस्तों मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। दोस्तों लीग को यह भी भय था, डर था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। इसीलिए 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया नहीं, जिससे फासला और ज़्यादा बढ़ गया। आगे बढ़ने से पहले हम इस जानकारी को पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये चित्र को देखिए, मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के कुछ अन्य सदस्य है ना, सेवाग्राम 1942। दोस्तों अगर हम बात करें मौलाना आज़ाद की, तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के ये हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। दोस्तों उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का भी विरोध किया था। इस चित्र को देखिए, गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944। दोस्तों वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। दोस्तों उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। इस चित्र को देखिए, इन्हें कौन नहीं जानता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। दोस्तों पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। 1920 तक दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे थे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। इस चित्र को देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 का समय है। दोस्तों गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। दोस्तों सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, इसका अर्थ होता है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, यानी रिजर्वेशन नहीं था। इस चित्र को आप देख रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में दोस्तों अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था और बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। दोस्तों उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। ठीक है ना दोस्तों, हम पढ़ने वाले थे यहाँ से 30 के दशक से। दोस्तों 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। मैं आपको बता दूं कि 40 के दशक के शुरुआती वर्षों में
हुआ ये कि जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता उस समय ना जेल में थे, तो उस समय क्या हुआ कि लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। और मैं बता दूं कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। दोस्तों, यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस जो है थी वो इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। दोस्तों, 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन हुआ यह कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिल गई। दोस्तों, लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत को भेजा और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। इस चित्र को देखिए। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया और 16 अगस्त 1946 का समय था जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क गए और कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग दोस्तों मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई और कई लाख लोग मारे गए। सोचिए दोस्तों, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अध्याय के अंत में अन्यत्र जानकारी की, अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण। दोस्तों, समय था 19वीं सदी का। इसके आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं जहां पर औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा ही था। ठीक है ना, हिटलर का नाम आपने सुना है? ठीक है। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी गई थी और फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली जो सभाएं कानून बनाती थी वही थी और कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत तो नहीं थी। स्थानीय भूस्वामी जो थे या फिर हम बात कर लें किसानों की, तो उनसे ज़मीन का जबरन अधिग्रहण किया, करों में वृद्धि कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिए गए और ख़राब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। समय आया 1957 का, जहां पर घाना स्वतंत्रता पाने वाले उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बन गया। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में ज़बरदस्त सफलता मिल गई थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेज़ों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह दोस्तों घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने जो है शब्दशः पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक कहानी ही है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे इसमें समझाना चाहिए था वहाँ मैंने निसंदेह आपको समझाया और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है मेरी मेहनत सफल हुई, आपको यह अध्याय समझ में आया होगा पूरी तरह से। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो की लिंक को
दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों, मित्रों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाएँ। और जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।